यूनाइटेड नेशन और चाइना के मसले में रिव्यू वाली ये जो रिपोर्ट है, इसके बारे में जानिए जरा। ये रिपोर्ट जो है ये क्यों बनाई जाती है? चीन की तरक्की से अमेरिका वाकई चिंतातुर है। ग्लोबल टाइम जो कह रहा है ऐसा नहीं कि कंप्लीटली झूठ है। वाकई चाइना का अभ्युदय लगातार बढ़ता जाना, जिसने इतने दिनों तक अकेले इस दुनिया का सुपर पावर होना एंजॉय किया, उसको यह बात खलती है कि चाइना इतनी तेजी से इतना आगे क्यों बढ़ रहा है। चीन पर नजर रखने के लिए एक कमेटी बनाई गई है। यही है वो रिव्यू कमेटी जो चीजों को रिव्यू करके और सच्चाई बताती है। लेकिन इसमें सच्चाई बताया जाना चाहिए। अगर अमेरिका को भी किसी एक बारे में बताया जाना है तो एक्चुअलिटी बताया जाना चाहिए, ताकि ग्राउंड सिचुएशन का सही एनालिसिस करके वो भी कोई अपनी स्ट्रैटेजी बना सके। लेकिन ये तो झूठ परोसने वाली रिपोर्ट लग रही है। इसमें सच और झूठ का मिक्स है। कमेटी का काम था चीन की आर्थिक और उसकी जो सिक्योरिटी को लेकर गतिविधियां हैं उस पर निगाह रखी जाए। वो क्या क्या कर रहा है, अपने आप को पावर बनाने के लिए और सुपर पावर बनाने के लिए वो क्या क्या कर रहा है, इकोनॉमिकली क्या क्या कर रहा है, मिलिटरीली क्या क्या कर रहा है, इस सब को समझ के उसका एक रिव्यू देने का काम इस रिपोर्ट में किया जाना था। यूएससीसी की रिपोर्ट बनाकर अमेरिकी संसद को, कांग्रेस को दी जाती है। ये एक पीरियोडिक चलने वाला, एक निश्चित अंतराल में चलने वाला एक तरीके का एक्सरसाइज है ये, और ये हमेशा ये करके दिया जाता है। लेकिन इसमें इस बार जो बातें कही गई हैं, कई बातें हलक के नीचे उतरने वाली नहीं हैं। और 2 साल के लिए इसमें 12 सदस्य चुने जाते हैं। 2 साल के लिए उनका काम होता है कि चाइना वाले मामले में इन सारी चीजों का अध्ययन करे, और उसके बाद वो अध्ययन करने के बाद डिफरेंट सोर्सेज से डेटा कलेक्ट करने के बाद रिपोर्ट बनाए, रिपोर्ट को पेंटागन को पेश करे, सिक्योरिटी काउंसिल को पेश करे और फिर कांग्रेस को बढ़ा दे। रिपब्लिकन डेमोक्रेटिक पार्टी के सांसद, इसमें दोनों ही तरफ के सांसद इसमें शामिल होते हैं, जो मिलजुल कर इस रिपोर्ट को बनाते हैं। इस तरीके से ये रिपोर्ट बनती है, यूएससीसी रिपोर्ट, जो कि फाइनली पेश की जाती है कांग्रेस को, जिसका हवाला देकर हम अभी बात कर रहे हैं। दोनों पार्टियों से 6-6 सांसद चुने जाते हैं, कुल मिलाकर 1 दर्जन भर सांसद होते हैं, और 2 साल के लिए इनका कार्यकाल होता है। इस बीच में ये चीजों को रिव्यू करके और वो रिपोर्ट सौंपते हैं। तो ये है यूएससीसी रिपोर्ट, और इसका मतलब होता है चाइना एक बहुत तेजी के साथ उभरती ऐसी ताकत जिससे अमेरिका विचलित है। ये किसी को इसको बताने के लिए कोई प्राइस नहीं है। हर कोई जानता है कि अमेरिका इस बारे में चिंतातुर है। लेकिन फिर इस तरह की रिपोर्ट्स जो असल में वहां लोगों को, पॉलिसी मेकर्स को अलर्ट करने के लिए बनाई जाती हैं, उसमें कहा जाता है कि सचिव वैद गुरु तीन जो प्रिय बोलहि भयास, राज धर्म तन तीन का होय बेगही नास। तो यहां तो सीधे सीधे झूठ बताया जा रहा है। इसके आधार पर क्या स्ट्रेटजी बनाई जाएगी अश्विंदर सर? इसके आधार पर सच्चाई होना चाहिए, तब फिर आपकी स्ट्रेटजी सही होगी। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। अगर आप रिपोर्ट में डेटा को ही ऐसा यूज करें जिस डेटा से कोई निष्कर्ष निकलता ही नहीं और सही निष्कर्ष नहीं निकलता, तो उस डेटा का क्या फायदा, उस निष्कर्ष का क्या फायदा, और उससे जो आप स्ट्रेटजी बनाएंगे ओवरऑल लड़ने की, उसका क्या फायदा। लेकिन ये वाली जो रिपोर्ट है, इससे ये स्ट्रेटजी नहीं बनाते, ये मोर इंफॉर्मेशन है। इनकी जो स्ट्रेटजी बनती है वो यूएस सिक्योरिटी स्ट्रेटजी की एक रिपोर्ट बनती है, जो कई बार 4 साल, 5 साल, कई बार 2 साल, हालांकि हर 2 साल में वो आइसोलेशन में काम करती है सर। इस तरह की कोई चीजों को खातिर में नहीं लाती वो। नहीं, ये रिपोर्ट उसके अंदर आती भी नहीं है। और वो उस रिपोर्ट की मैंने एनालिसिस की थी आज से 3-4 साल पहले भी, तो वो बहुत डिटेल्ड होती है। वो एक चीज जाए क्या सर कि रिपब्लिकन और डेमोक्रेट्स दोनों तरफ के खाली लोगों को काम देने के लिए ये बनाया गया है क्या डिपार्टमेंट? ये अपने आप को भी खुश करने के लिए, अपने आप को भी मोटिवेट करने के लिए। और साथ में एक चीज मैं कहना चाहता हूं, इसमें सिर्फ वो वाला समय दीजिए। जैसे हमने जब गिराए थे इनके जहाज, हमने टोटल 13 गिराए थे। 4 से 5 जो थे F-16 थे, उसमें से जमीन पे भी मारे थे हमने उनके F-16, हवा में भी मारे थे, C-130 भी था, यानी कि अमेरिकन जहाज भी हमने मारे हैं इसके अंदर। और ये बहुत ज्यादा चुभा है अमेरिका को। और साथ में कहते हैं कि जो कुछ न्यूक्लियर वेपन है उसका कंट्रोल कहीं ना कहीं अमेरिका के साथ लिंक था। और जब हमने वो अटैक किया नूर खां पे, तो पहले हमने किया था नूर खां एयरबेस पे, उसने भी हिला दिया था अमेरिका को। और उसके क्योंकि उनकी एयर मोबिलिटी कमांड वहां पे, उनका एक C-130 जहाज था। और एक अटैक जो हमने सरगोदा में किया था किराना हिल्स के पास, तो उससे तो अमेरिका भी हिल गया था। आपको याद होगा अमेरिका का एक जहाज आके ये चेक कर रहा था कि कहीं कोई उसमें रेडिएशन इफेक्ट तो बाहर नहीं आ रहा। तो ये बहुत क्लियरली दर्शाता है कि कहीं ना कहीं अमेरिका भी अपनी इज्जत, खोई हुई इज्जत को बचाना चाहता है। यहां पे अमेरिका अपनी खोई हुई इज्जत को बचाना चाहता है, लेकिन दूसरे की लकीर को छोटा करके, कुछ सच्चाइयों को झूठ में तब्दील करके ऐसा क्यों दिखाना चाहता है? और खास तौर से इस तरह की रिपोर्ट और कुछ हो ना हो, दुनिया में चर्चा का विषय तो बनती ही है। और चर्चा का विषय बनती है तो कहीं कॉन्शियसली, कहीं सबकॉन्शियसली, कहीं प्रत्यक्ष, कहीं परोक्ष रूप से ये दिमागों में भी बात रहती है।
तो किन दिमागों में यह बात छोड़ने के लिए ऐसा कहा गया है, जरा यह भी समझ लें अमिताभ जी। तो आखिर इस तरह की रिपोर्ट्स का टारगेट ऑडियंस कौन होता है? देखिए, ये रिपोर्ट में आपने मेंशन किया था कि प्रोफेसर्स होते हैं, डेटा एनालिस्ट होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं। एक इंसिडेंट था, आपको ब्रीफली बना। एशले जे टेलिस नाम का एक व्यक्ति था, भारतीय मूल का, जो अमेरिका के पेंटागन में काम करता था। वो इस तरह के रिपोर्ट, और वो फॉरेन पॉलिसी, एक बहुत रेप्यूटेड जर्नल है, वहाँ वो रिपोर्ट लिखता था। बाद में पता चला कि वो चीनियों से पैसा लेता था, भारत के खिलाफ रिपोर्ट देता था और पेंटागन को रिपोर्ट जमा करता था। यानी वो डबल स्पाई। और इसी तरह के लोग ऐसी रिपोर्टें बनाते हैं, उसके इंफॉर्मेशन लिखते हैं और ये प्रिपेयर करके उनको सबमिट करते हैं। यानी ये रिपोर्ट पूरी तरह से भ्रामक होता है। जिस दिन से मैंने ये देखा, उस दिन से मैंने फॉरेन पॉलिसी जो जर्नल है, उनकी बहुत रेप्यूटेड जर्नल है, उसको पढ़ना बंद कर दिया, क्योंकि इसी टाइप के लोग लिखते हैं यहाँ। और एशले जे टेलिस भारत के बारे में, प्रधानमंत्री के बारे में, संसद के बारे में इतनी बुरी बुरी बातें लिखता था। वो कहता था कि ये गद्दार हैं, किसी भी समय अमेरिका को धोखा दे सकते हैं। तो ऐसी रिपोर्टें जो बनाएगा, जो इंफॉर्मेशन लेगा, उसका रिपोर्ट आप क्या मिलेगा? यही मिलेगा कि आप उसको कूड़ेदान में डाल दीजिए, चाहे वो संसद में, और संसद में ऐसे चीजों को रिपोर्ट किया जाएगा जिनका कोई बेसिस नहीं है। तो ऐसी आधार पर अगर कोई रिपोर्ट बनाए जाते हैं तो आप मान लीजिए वो हमें पिटी करना चाहिए उन सांसदों पर, बेचारे जो समय देते हैं। उनको कुछ अच्छे काम करना चाहिए कि कुछ अपने देश के लिए कर पाए, चीन के लिए कुछ करें या ना करें। भारत अब ये असल में क्या है सर, चीन को विलेन दिखाने के लिए ये भी मुमकिन है कि चीन को एक्चुअली विलेन पोर्ट्रे करना मकसद था, लेकिन साथ में कुछ ऐसी बातें कह गए जो शायद उनको। लेकिन मेरे को एक बात लगती है सर, मुनीर से बढ़ती हुई प्रॉक्सिमिटी, शायद ये सब देखने के बाद ट्रंप की तरफ से कहा गया होगा कि यार ये सब तो ठीक है, लेकिन इतनी जो मार पड़ी है पाकिस्तान को, वो वाला हिस्सा हटा दो यार, बता दो कि वो जीते। वैसे भी वो क्या हो रहा है, फील्ड मार्शल से अपने आप को और तरक्की की तरफ ले जाते जा रहे हैं, वो अब सीडीएफ बनने की तरफ जा रहे हैं, तो ये बोल दो, बाकी सब चलेगा। अब जरा ये यूएससीसी जो रिपोर्ट है, इसमें चाइना को विलेन क्यों बताया जा रहा है, ये देखिए जरा। ये पूरी दुनिया जानती है कि चाइना अमेरिका के लिए सबसे बड़ा खतरा है। उसका जो दुनिया में एकाधिकार, एक छत्र राज्य चलता रहा, उसके लिए सबसे बड़ा चैलेंजर कोई है तो वो है चाइना। चाइना को खतरा बताने के बहाने अपना डिफेंस बजट भी वो बढ़ा लेगा, क्योंकि जब तक खतरा बढ़ाया नहीं जाएगा, टॉर्च बेचने वाले में जब तक अंधेरे का डर नहीं दिखाया जाएगा, टॉर्च बिकेगा नहीं। इस तरीके से बजट बढ़ा लिया जाएगा। इंडो पैसिफिक में चाइना के खिलाफ पकड़ मजबूत करना, इसका एक मकसद यह भी है। भारत, जापान, ताइवान को अपने साथ बांधे रखना भी इसका एक मकसद है। इसका मकसद यह भी है टेक्नोलॉजी के मामले में बढ़ते हुए चाइना को रोका जाए। और इसके साथ साथ यूएससीसी की रिपोर्ट में चाइना विलेन इसलिए भी है कि चाइना की कंपनियों पर प्रतिबंध के लिए एक व्यापक आधार बन पाए और कहा जा सके कि देखो ये रिपोर्ट तो ये इशारा करती है, इसलिए हमने इस पर कार्रवाई की है, इसको हम बैन कर रहे हैं। दुनिया में एंटी चाइना नैरेटिव को और बढ़ाना और प्रोपोगेट करना भी इसका एक मकसद है। लेकिन आज की दुनिया में क्या इस तरीके से अगर मुर्गा बांग नहीं देगा तो सवेरा नहीं होगा क्या? इस तरह की रिपोर्ट से किसी को रोका जा सकता है क्या? बहरहाल ये खबर देखिए, चाइना के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा कदम। ताइवान को नासैम्स मिसाइल सिस्टम देगा अमेरिका। ताइवान को $700 मिलियन के ये मिसाइल देने वाला है यूनाइटेड स्टेट्स। ताइवान को कुल सैन्य सहायता $1 बिलियन तक पहुंची। ये ताइवान को आर्म करने के पीछे भी, अब ये अमेरिका को देखिए, एक तरफ स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी को भी मेंटेन करना, दूसरी तरफ ताइवान को आर्म भी करते जाना। और इसी सबसे तंग आकर तो ताइवान ने बीते दिनों ये कह दिया था कि हम अपना मसला खुद समझा लेंगे, आपको इसमें हमारी और मदद करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन इसको समझना यहां बहुत जरूरी है। ये इस रिपोर्ट की रोशनी में ये जो मदद है, अशविंदर बहल साहब कैसे समझें इसको? देखिए, नासैम्स भी दे रहे हैं, वो कोस्टल गन्स भी दे रहे हैं, F-16 जहाज के अपग्रेडेड वर्जन भी दे रहे हैं, वो पूरी तरह से आर्म कर रहे हैं। और जैसे आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही थी, स्ट्रेटेजिक एम्बिग्विटी उनकी एक पॉलिसी और स्ट्रेटेजी है ताइवान के लिए, और वो वन चाइना पॉलिसी को मेंटेन करते हैं। लेकिन जिस हिसाब से चाइना आजकल वहां पे मीडियन लाइन को क्रॉस कर रहा है, चाहे उनके जहाज हो, शिप्स हो, और यहां तक कि सेनकाकू आइलैंड जो जापान की टेरिटरी में आते हैं, वहां तक वो पहुंच चुका है चीन के जहाज भी, चीन के नेवल शिप्स भी। तो कहीं ना कहीं अमेरिका के लिए इस समय बहुत इंपॉर्टेंट है कि कहीं भी चीन को किसी तरीके से भी मिलिटरीली ताइवान को टेक ओवर नहीं करने देना। लेकिन ताइवान को टेक ओवर करने का जो उनका फिलॉसफी है, वो 2027 तक
2027-28 तक चीन की अपनी लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी है। और ऐसी रिपोर्ट्स जो आपने बताई हैं कि जो अभी इन्होंने दिखाई भी है और इसके अंदर कितने सारे झूठ भी बोले हैं, तो कहीं ना कहीं वो भी एक नैरेटिव बिल्डिंग है ताकि ताइवान की मदद कंटिन्यूअसली की जाए और जापान के साथ मिलकर क्वाड के अंदर भी उस एरिया के अंदर अपना पेट्रोलिंग और कंट्रोल की रखा जा सके। अब ये जरा देखिए, ये जो अमेरिका की इस तरह की जो रिपोर्ट्स हैं, ये कब कब अमेरिका की किरकिरी की वजह बनी है, कब कब अमेरिका की किरकिरी हुई है, जरा ये भी देखिए। ये बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन है, अड़ी में इसको मिस मत कीजिए। अमेरिका में एजेंडावादी रिपोर्ट्स कब कब बनी वो तो मैं दिखाऊंगा ही। कब कब अमेरिका की किरकिरी हुई, इराक युद्ध, सबसे बड़ा दाग तो अमेरिका पर यह लगा हुआ है। इसको लेकर रिपोर्टें आए और अच्छे से सामने आए कि भैया जहां वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन मिलने वाले थे वहां मिला क्यों नहीं ये सब, इसको लेकर भी रिपोर्ट्स आनी चाहिए। आईएसआईएस सीरिया नीति की नाकामी, ये एक यूनाइटेड स्टेट्स की सबसे बड़ी किरकिरी में एक है। अरब स्प्रिंग में दोहरा रवैया, ये उसके लिए एक बड़ा डिस्क्रेडिट है। ये यूक्रेन को बचाएंगे लेकिन युद्ध आज तक नहीं रोक पाए हैं, ये भी जाहिर है उसकी एक साख पर बहुत बड़ा सवाल है। इजराइल गाजा सीज फायर करवाया लेकिन 10 दिन भी ये सीज फायर नहीं टिका, चाइना का माल साबित हो गया ये सीज फायर, ये भी एक बहुत बड़ा एक तरीके से धब्बा है। और कैपिटल हिल दंगे, ये सब तो अमेरिका की किरकिरी करा ही रहे थे। और यहां पर इस तरह की रिपोर्ट्स जिसमें जेन्युइनिटी का अभाव दिखाई दे, ज्यादा झूठ कुछ सच, इस तरह की रिपोर्ट क्या अमेरिका की साख को यह भी बट्टा लगाने वाली रिपोर्ट कहलाएगी? कोल्ड वॉर 1947 से 1991, ये एजेंडा वाली रिपोर्टें अमेरिका में कब कब बनी। यूएसएसआर को बड़ा खतरा दिखाने वाली एक रिपोर्ट यहां पर बनाई गई। ये अमेरिका का जो नजरिया होता है उसको इधर उधर से घुमा फिरा के कहीं से फैक्ट्स कहीं से फिगर जो उसको सूट करते हैं बनाकर दिखा दिया जाना, ये इन रिपोर्ट्स में किया जाता है। अब यहां देखिए, वियतनाम युद्ध का काल 1960-1970, डोमिनो थ्योरी वाली एक इंटेलिजेंस रिपोर्ट बनाई गई और इसको भी लेकर खासी आलोचना हुई थी